बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोइंग टू स्टार्ट विद साइटोकाइंस एंड कीमोकाइन, यानी कि वो चीज़ें जो अट्रैक्शन कॉज कर रही हैं जो ल्यूकोसाइट रिक्रूट हुए हैं। साइटोकाइंस आर द प्रोटीन्स क्रिएटेड बाय मेनी सेल टाइप लाइक प्रिंसिपली लिम्फोसाइट्स क्रिएट करते हैं, मैक्रोफेजेस करते हैं, डेंड्रिटिक सेल, इसके अलावा एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल और कनेक्टिव टिश्यू सेल ये भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मीडिएट करते हैं और रेगुलेट करते हैं इम्यून रिएक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को। इम्यून रिएक्शन जो है वो हमने बाद में पढ़ने हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के अंदर इनका क्या रोल था? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 ये हमारे पास एडहेजन को प्रमोट कर रही थी ऑफ ल्यूकोसाइट टू द एंडोथेलियम और उनकी मार्जिनेशन करा रही थी टू द वेसल वॉल के साथ ल्यूकोसाइट्स को मार्जिनेट कर रही थी, उनको अटैच करवा रही थी। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल जो है वो हमारे पास मेनली प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो टी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है, मैस्ट सेल से, कुछ एपिथेलियल सेल से, और इंटरल्यूकिन भी इसके साथ ही इंटरल्यूकिन 1 इसके साथ ही प्रोड्यूस होता है। ये दोनों जो है ये इन दोनों की प्रोडक्शन जो है वो कैसे इंड्यूस होती है? जब सिग्नल जो है वो टॉल लाइक रिसेप्टर जो थे माइक्रोबियल सेंसर उनके ऊपर जब सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 की जो सिंथेसिस है वो स्टिमुलेट होती है। और इसके अलावा हमारे पास बाय द जनरेशन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव साइटोकाइन फॉर्म ऑफ दिस काइंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इन्फ्लेमोसोम, यानी कि इन्फ्लेमोसोम वाले रिएक्शन से ये काम नहीं होता, यानी कि नेक्रोसिस जब हो रही है तो इन्फ्लेमोसोम आता है, तब नहीं है। लेकिन जब टॉल लाइक रिसेप्टर यानी कि माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स आती हैं, टॉल लाइक रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, तब हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 की जो है फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनका रोल, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 का इनका रोल हमारे पास क्या है? एंडोथेलियल एक्टिवेशन में। ये एंडोथेलियम को एक्टिवेट कराती हैं, ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन को लगा के और इंटेग्रिन मॉलिक्यूल को एंडोथेलियम पे प्रेजेंट करवा के जो है ल्यूकोसाइट को अटैच करवाती हैं टू द एंडोथेलियम। इसके अलावा एक्टिवेशन कराती है ल्यूकोसाइट और अदर सेल्स की। ये हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 जो है वो हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं और फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं टू सिंथेसाइज कोलेजन एंड स्टिमुलेट कराते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल सेल्स। और मेसेंचिमल सेल इंटरल्यूकिन 1 और 6 जो है वो CD4 और हेल्पर टी सेल और TH17 यानी कि हेल्पर सेल जो टी सेल हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है 17 वाला इसके काम करता है। ये हमने आगे बढ़ना है। इसके अलावा सिस्टेमिक एक्यूट फेज रिस्पांस प्रोड्यूस कराते हैं इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और साथ में इंटरल्यूकिन 6। ये सारे जो है सिस्टेमिक एक्यूट फेज रिस्पांस के साथ एसोसिएटेड होते हैं जो कि इंफेक्शन या इंजरी के कॉज होता है। इसके अंदर फीवर होता है और ये जो है मजीद कॉम्प्लिकेटेड या इम्प्लिकेटेड हो सकता है बाय सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम SIRS सर्स। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जब रेगुलेट कराते हैं एनर्जी बैलेंस को, प्रमोटिंग लिपिड एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, लिपिड और प्रोटीन को तोड़ के, तो ये हमारे पास एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट कराते हैं बाय सप्रेसिंग एपेटाइट। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंटागनिस्ट हैव बीन रिमार्केबली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि इसके जो एंटागनिस्ट है ना वो हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज होते हैं, लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस वगैरह के अंदर उनकी थेरेपी के अंदर क्या यूज हो रहा है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के एंटागनिस्ट। तो अब इसकी समरी एक लाइन के अंदर क्या है? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर मैक्रोफेजेस मास्ट सेल टी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं और हमारे पास स्टिमुलेट कराते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एंडोथेलियल एडहेजन मॉलिक्यूल्स और एक्सक्रीशन ऑफ अदर साइटोकाइंस। इसके अलावा सिस्टमिक इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम SIRS प्रोड्यूस होता है और एनर्जी बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीमोकाइन। कीमोकाइन जो है वो स्मॉल फैमिली 8 to 10 किलो डाल्टन प्रोटीन के वेट की प्रोटीन जो होती हैं इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और ये कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे एक्ट करती हैं। 40 डिफरेंट टाइप के कीमोकाइन और 20 डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर फॉर द कीमोकाइन अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 4 मेजर ग्रुप हैं। CXC ग्रुप है कीमोकाइन का, CC ग्रुप है कीमोकाइंस का, C कीमोकाइन है और CX क्यूब कीमोकाइंस हैं। अब इसके अंदर क्या चक्कर है कि CXC कीमोकाइन जो है उनके अंदर 1 अमीनो एसिड रेसिड्यू होगा और CC कीमोकाइन के अंदर हमारे पास 2 कंजर्व्ड सिस्टीन रेसिड्यूज होंगे। C कीमोकाइंस के अंदर हमारे पास लैग फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ एक्टिव सिस्टीन, मतलब ये कि यहाँ पे कुछ सिस्टीन्स थी, यहाँ पे वो भी नहीं है। और CX3 कीमोकाइन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में 3 अमीनो एसिड लगे हुए होंगे। कीमोकाइंस का रोल क्या है? कीमोकाइन का रोल है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर के अंदर। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या करते हैं? हमारे पास ल्यूकोसाइट को इंटेग्रिन्स के साथ बाइंड कराते हैं, नंबर 1, और ल्यूकोसाइट को एंडोथेलियम के साथ अटैच करवाते हैं। इसको इंटेग्रिन के लिए इसकी एफिनिटी को बढ़ाते हैं और कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। कीमो अट्रैक्टेंट के जरिए कीमोटैक्सिस कराते हैं। चूंकि ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है इस वजह से इनको इन्फ्लेमेटरी कीमोकाइंस भी कुछ दफा कह देते हैं। इसके अलावा ये मेंटेनेंस करते हैं टिश्यू आर्किटेक्चर के। सम कीमोकाइंस जो है वो हमारे पास स्ट्रोमल सेल से प्रोड्यूस होते हैं और इनको होम्योस्टेटिक कीमोकाइंस कहते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एनाटॉमिकल रीजन ऑफ टिश्यू लाइक T and B लिम्फोसाइट और स्प्लीन और लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके टिश्यू को मेंटेन करते हैं। अदर साइटोकाइंस इनका रोल है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, इनके अंदर आते हैं इंटरल्यूकिन 6, कीमोकाइन और इंटरल्यूकिन 17। इंटरल्यूकिन 6 और 17 का क्या रोल है? इंटरल्यूकिन 6 जो है मैक्रोफेजेस से बनता है, इंटरल्यूकिन 17 जो है वो हमारे पास टी लिम्फोसाइट से बनता है और न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट कराता है। इंटरल्यूकिन 6 क्या कराता है? लोकल और सिस्टमिक रिएक्शन। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 6 के एंटागनिस्ट जो हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। इंटरल्यूकिन 17 के एंटागनिस्ट कहाँ यूज होते हैं? सोरियासिस और अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर। इसके अलावा टाइप 1 इंटरफेरॉन होते हैं जो कि नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनका एंटीवायरल एप्लीकेशन के अंदर। तो कहाँ हो गया? इंटरल्यूकिन 6 जो है वो हमारे पास वेस्कुलर और सिस्टमिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इंटरल्यूकिन 17 जो है वो न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट में। इंटरल्यूकिन 6 के एंटागनिस्ट हमने कहाँ यूज करने हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इंटरल्यूकिन 17 के एंटागनिस्ट कहाँ यूज करने हैं हमने? सोरियासिस और अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज में। इसके अलावा टाइप 1 इंटरफेरॉन्स कहाँ यूज होते हैं? इन द एंटीवायरल इन्फेक्शंस। अब देखते हैं कीमोकाइंस की समरी। इंटरल्यूकिन 1 मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल सेल और एपिथेलियल सेल से प्रोड्यूस होते हैं और रिजल्ट्स इनके सेम है कि ये हमारे पास एंडोथेलियल एक्टिवेशन कराते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन है, एंडोथेलियल के एडहेजन सिक्रीशन है, अदर कीमोकाइंस की और सिस्टमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस। इंटरल्यूकिन 6 मैक्रोफेजेस और अदर सेल से प्रोड्यूस होते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट, एक्यूट फेज रिस्पांस,
एक्यूट फेज रिस्पॉन्स के अंदर काम करते हैं। इंटरल्यूकिन 17 है वो टी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स कराते हैं। कीमोकाइंस जो है ये मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल, टी सेल, मास्ट सेल वगैरह से रिलीज होते हैं और ये हमारे पास रिक्रूटमेंट कराते हैं ल्यूकोसाइट्स की टू द इन्फ्लेमेशन, टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन और माइग्रेशन ऑफ सेल के अंदर हेल्प करते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर कुछ का रोल है इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन 17। ये सारे हमारे पास जो है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स, गामा। इंटरल्यूकिन 12 का काम है, इंटरफेरॉन्स का क्या काम है, ये हमारे पास एक्टिवेशन कराते हैं मैक्रोफेजेस की और किलिंग करते हैं ट्यूमर सेल और माइक्रोब्स की। इंटरल्यूकिन 17 क्या कराते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है नेक्स्ट हमारे पास। कीमोकाइंस सबसे पहले हमने पढ़ा है जो थे प्राइमरी प्री फॉर्म्ड अमाइंस थे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। उसके बाद हमने पढ़े हैं कीमोकाइन, उसके बाद हमने प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि रेक्टोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स पढ़े हैं जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन और लिपोक्सिनेजेस और ल्यूकोट्राइन्स थे। और उसके बाद हमने पढ़े हैं, अब क्या पढ़े, साइटोकाइंस पढ़े हैं। साइटोकाइंस के बाद इसके अंदर इंटरल्यूकिन्स हैं, कीमोकाइंस हैं, इंटरफेरॉन्स हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम। कम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर आ जाता है कलेक्शन ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स। ये सारी जो है वो लीवर के अंदर बन रही होती हैं। इसके अंदर 20 कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन होती हैं जिनके अंदर C1 से C9 जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं और इनका फंक्शन बहुत इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर होता है। कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में पड़ी होती हैं और जब इनके ऊपर प्रोटियोलिटिक एंजाइम एक्ट करते हैं तो इनका कुछ सीक्वेंसेस टूटते हैं और फिर यहाँ पास एक्टिवेट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से C3 है, C3A और C3B में ये स्प्लिट कर जाती है। अब 3 पाथवे बनते हैं हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम में, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, लैक्टिन पाथवे। क्लासिकल पाथवे में क्या होगा कि हमारे पास जो भी माइक्रोब्स है उसके साथ जाके एंटीबॉडीज अटैच करेंगी और फिर इनको जो है वो C3 जो है वो प्रोटीन, C3B और C3A जो है, C3 प्रोटीन्स जो है ना वो अटैच हो जाएंगी इनके साथ, C3B और C3A। और क्या काम करेंगी, नंबर 1 तो रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स कराएंगी और जिससे डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब होगी। इसके अलावा ये क्या कराएंगी, हमारे पास C3B फेगोसाइट रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट कराएंगे और फेगोसाइटोसिस कराएंगी। तीसरा ये हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास लिसिस ऑफ माइक्रोब हो जाएगी। ये पाथवे हो गया हमारे पास क्लासिकल पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे क्या है, माइक्रोब आया और सीधा सीधा C3 प्रोटीन्स ने एक्ट कर दिया। इसके अलावा लैक्टिन पाथवे के अंदर ये होता है कि मेनोज है वो लैक्टिन के साथ बाइंड करता है जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज होता है बाय C3 प्रोटीन्स। C3 प्रोटीन्स काम क्या करते हैं, वही C3A और C3B में स्प्लिट करेंगे और रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ C3B रिसेप्टर इसके फेगोसाइटोसिस करा देगा। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी वजह से लिसिस ऑफ माइक्रोब्स हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन के अंदर C5A का भी रोल है, फेगोसाइटोसिस के अंदर C3B का और फिर मैकलिसिस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। C1 इनहिबिटर जो है वो ब्लॉक करेगा एक्टिवेशन ऑफ C1 को और क्लासिकल कंपोनेंट जो फर्स्ट प्रोटीन है वो एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। क्लासिकल कंप्लीमेंट पाथवे। इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ इनहिबिटर इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर और CD59 ये 2 प्रोटीन्स हैं जो कि लिंक करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फेटिडाइल GPI एंकर, ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल GPI एंकर। DF जो है वो प्रिवेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेजेस और CD59 इनहिबिट करती है फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो लिसिस नहीं होगी। और इसकी एक्वायर्ड डेफिशिएंसी क्या है कि हमारे पास इसकी एक्वायर्ड डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होगी, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, PNH, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। अदर कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी हैं जो कि प्रोटियोलिटिकली क्लीव करेंगे एक्टिव कंप्लीमेंट के कंपोनेंट को। फैक्टर H प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्रोटियोलिसिस कराती है C3 कन्वर्टेज की। C3 कन्वर्टेज जो है वो इनको कन्वर्ट करा रहा था 3A और 3B के अंदर। जब वो काम नहीं करेगा तो एक्सेसिव कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास एक्सेसिव एक्टिवेशन होगी कंप्लीमेंट की। और फैक्टर H जो है ये इसी म्यूटेशन एसोसिएटेड होती है किडनी डिजीज की जिसको हम कहते हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और इसकी इंक्रीज परमेबिलिटी रेटिनल वेसल और इनवेट मैक्यूलर डीजनरेशन ऑफ आई के अंदर इंक्लूड है। सिंपल सी बात है कि आई और किडनी से रिलेटेड है फैक्टर H। इसके अलावा पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया से हमारे पास रिलेटेड है GPI यानी कि ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल और डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। और C1 इनहिबिटर जो है वो रिलेटेड है हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के साथ। C1 का भी थोड़ा सा रोल है यहाँ पे कि C1 के साथ ये फिक्सेशन होती है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग अदर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन से, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन कॉज कराता है और मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के अंदर जो है वो रोल प्ले करता है। ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है बाय बेसोफिल, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल और एपिथेलियल सेल से। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है और लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर ये वेजो डायलेशन कराता है। हाई कंसंट्रेशन के ऊपर ये हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है। लो पे वेजो डायलेशन कराता है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी कराता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ कोएगुलेशन ये हमारे पास प्रोटीएज एक्टिव रिसेप्टर्स पार्ट्स जो थे जो कि एक्टिवेटेड होते थे बाय द थ्रोम्बिन, द प्रोटीएजेस दैट क्लीव द फिब्रिनोजन टू द फिब्रिन क्लॉट। पार्ट्स जो है वो एक्सप्रेस होते थे ल्यूकोसाइट्स पे और इनका रोल सजेस्ट किया था इन्फ्लेमेशन के अंदर। ये पोटेंट ट्रिगर है प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर और क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर। इसके बाद हमारे पास काइनिन बेजोएक्टिव पेप्टाइड है, इनके प्लाज्मा प्रोटीन है जिनको हम काइनिनोजन कहते हैं। काइनिनोजन जो है बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीएजेस कैलिक्रिन एक्टिवेट होते हैं। एंजाइम कैलिक्रिन जो है वो क्लीव करते हैं प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन प्रिकर्सर को ब्रैडीकाइनिन के अंदर। कैलिक्रिन से बनता है कैलिक्रिन से बनता है हमारे पास काइनिनोजन जो है वो काइनिन के अंदर चेंज होता है, काइनिन जो है वो ब्रैडीकाइनिन के अंदर चेंज होता है। इस तरह से ये हमारे पास एक्टिवेट होता है। ब्रैडीकाइनिन जो है वो वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, स्मूथ मसल को कंडक्ट कराता है और ब्लड वेसल को डायलेट करता है। ब्लड वेसल डायलेशन वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन कराता है। इसके अलावा न्यूरोपेप्टाइड में हमने एक पढ़ा था सब्सटेंस पी जो है वो प्रोमिनेंट है इन द लंग
GIT इनके अंदर, और ये हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल के अंदर, और BP की रेगुलेशन और सिमुलेशन ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन बाय द एंडोक्राइन सेल्स और वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। पेन के सिग्नल, GIT के BP की रेगुलेशन, हार्मोन की स्टिमुलेशन, हार्मोन की रिलीज और वेस्कल्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज कराता है सब्सटेंस B। रिएक्शंस ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करें तो वेसोडायलेशन किस प्रिंसिपल मीडिएटर है, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज कराते हैं हिस्टामिन C3A C5 है और ल्यूकोट्राइन C4 D4 E4। कीमोटैक्सिस और ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट एक्टिवेशन कौन कराता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, कीमोकाइन C3A C5 है, ल्यूकोट्राइन B4। फीवर कौन कराता है, इंटरल्यूकिन TNF और प्रोस्टाग्लैंडिन। पेन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रैडिकाइनिन और सब्सटेंस B। टिश्यू डैमेज कौन है, लाइसोसोम, ल्यूकोसाइट एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज।